अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 2023 का बहुजन कैलेंडर, इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। जय भीम, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हमारे साथ हैं अशोक भारती जी, जो कि जाने माने एक्टिविस्ट हैं, देश के नैकडोर के चेयरमैन हैं। इन दिनों एक बहस चल रही है कि दलित और क्रिश्चियन जो मुस्लिम हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं। तमाम पिटीशंस इस बारे में अदालतों में जारी किए गए थे, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आयोग बनाया ना सर, आयोग बना दिया है जिसको हेड कर रहे हैं, हाँ 3 मेंबर की कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं के.जी. बालाकृष्णन जी, जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं देश के। अशोक भारती जी का इस बारे में अपना अध्ययन है और जो नैकडोर है वो देश के तमाम दलित आदिवासी संगठनों का एक महासंघ कह सकते हैं उसको है। सर, आपको क्या लगता है ये जो बहस चल रही है इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा जो मसला है ये असल में देश के सबसे कमज़ोर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। तो ये जो ईसाई या मुस्लिम जो अनुसूचित जाति में शामिल होना चाहते हैं, ये आरक्षण का मसला नहीं है। मेरी समझ ऐसी है कि वो आरक्षण की मांग नहीं कर रहे। अगर वो आरक्षण की मांग कर रहे होते तो उनको मंडल कमीशन में सारे के सारे दलित ईसाई और दलित मुस्लिम जो है सारे के सारे मंडल कमीशन के आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको आरक्षण के सारे लाभ मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मसला है, चूँकि वो दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम जो है भारत के बहुसंख्यक लोगों से राजनीतिक तौर पे नहीं लड़ पा रहे, तो वो राजनीतिक तौर पे लड़ने के लिए वो दलितों के जो अनुसूचित जाति के जो दलित हैं, जो हिंदू समाज से हैं, उनके कंधों पे बंदूक, उनकी जगह को हत्या कर वो संसद और विधानसभा में पहुँचना। सर, यहाँ सीधा सवाल ये है कि उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपका क्या पक्ष है? मेरा पक्ष ये है क्योंकि ये सवाल जो अनुसूचित जाति में ना तो ईसाई कभी शामिल थे ना मुस्लिम कभी शामिल थे, क्योंकि अनुसूचित जाति बनाने का जो आधार है वो धर्म था ही नहीं, वो केवल और केवल अनटचेबिलिटी था। और मेरा मानना ये है कि आज़ादी से पहले भी और आज भी अनटचेबिलिटी जो है दलितों के बीच में है। और यहाँ तक कि जो कन्वर्टेड दलित मुसलमान हैं, जो कन्वर्टेड दलित ईसाई हैं, वो भी दलितों के साथ अनटचेबिलिटी करते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि दलित ईसाई और दलित मुस्लिम को शेड्यूल कास्ट में किसी भी हालत में शामिल नहीं करना चाहिए। ये हमारे जो ऐतिहासिक संघर्ष डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में लड़ा गया है उसके साथ विश्वासघात होगा। जी, आने से क्या दिक्कत होगी? मान लीजिए अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको लिया जाए, अगर वो आते हैं, क्योंकि अभी कमेटी ने अपनी राय नहीं दी है, रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट आएगी वो क्या कहती है क्या नहीं, तो फिर गवर्नमेंट एक बार बहस करेगी। अगर उनको शामिल किया जाता है तो उससे दिक्कतें क्या हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको शामिल क्यों किया जाना चाहिए, वो बताएं हमें क्या आधार है, किस आधार पर दलित मुस्लिम्स को, दलित ईसाई को शामिल किया जाना चाहिए, वो आधार बताएं। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, जो केस किया है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है। सामाजिक आर्थिक स्थिति तो मंडल कमीशन में सारे लोगों की शामिल, उसके लिए तो आपको मिल रहा है ना मंडल कमीशन का फ़ायदा। जब आपको ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है मंडल कमीशन में, सामाजिक आर्थिक सामाजिक शैक्षिक पिछड़े बन के आधार पर आपको ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है, तो आप शेड्यूल कास्ट क्यों बनना चाहते हैं? वो पता है हमें शेड्यूल कास्ट बनने का उनका असली कारण क्या है, वो क्यों चाह रहे हैं? हमारे हिसाब से जब रिजर्वेशन एक तरफ मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व सीट्स हैं, उन शेड्यूल कास्ट बनने के बाद वो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट पर अपने एमएलए, अपने पार्लियामेंटेरियन और अपने पंचायत के सदस्य बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये जो एक कहीं ना कहीं एससी और एसटी को देश भर में आरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जिसकी वजह से वो दिखते हैं पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर खतरा है एकदम। जो अनुसूचित जाति को जो पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में जो रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, ये उस पर खतरा है। और अगर ये शेड्यूल कास्ट का होगा तो कोई भी शेड्यूल कास्ट जो ओरिजिनल शेड्यूल कास्ट है वो कभी भी विधानसभा या संसद में नहीं पहुंच पाएगा। जी, जैसे अभी और तमाम पार्टियां भी शायद देने से टिकट परहेज करें। जी बिल्कुल, वो क्यों देंगी उनको, क्योंकि शेड्यूल कास्ट अपने बूते पे, क्योंकि ये हमको समझना है कि जो शेड्यूल कास्ट बनाए गए वो हिंदू और अनटचेबल्स के बीच में एक समझौता था। उसमें मुस्लिम पार्टी नहीं थे, उसमें ईसाई पार्टी नहीं थे। जब आप पार्टी नहीं है तो आप कैसे उसमें पार्टी बन सकते हैं? पोस्ट फैक्टो पार्टी कैसे बन सकते हैं आप?
और जबकि 1936 में पहली बार शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई गई, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड के तहत बनाई गई, तब ये कहा गया कि इंडियन क्रिश्चियंस आर नॉट एलिजिबल। तो आप अभी 70 साल बाद आप 100 साल करीब 90 70 80 साल हो गए, उसके बाद आप कैसे एलिजिबल हो गए? तो आधार अलग है, उसका बनाने का, शेड्यूल कास्ट बनाने का आधार अलग है, उस आधार में आप कहीं आते नहीं तो आपको कैसे मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है, इनकार किया कि नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मेरा मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड एकदम ठीक है कि शेड्यूल कास्ट में दलित मुस्लिम और दलित ईसाई को नहीं आना चाहिए। जी, तो एक बड़ा सवाल यह है, क्योंकि एक जो सवाल आता है उसके पीछे भी कई सवाल होते हैं। जैसे अशोक भारती जी ने कहा कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उस पर एक बड़ा खतरा है, और उनको जब एक जगह लाभ मिल रहा है तो फिर उनको दूसरा लाभ क्यों चाहिए? मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हम दलित मुस्लिम्स के, दलित ईसाई के रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे में उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हम। उनको अगर रिप्रेजेंटेशन लेना, वो सरकार से लड़ाई लड़ें, EWS जैसा कुछ लें सरकार से, हमें क्या आपत्ति है, हम उनका साथ देंगे। लेकिन देश के सबसे कमजोर तबके के सिर पे पांव रख के वो अपने अधिकार नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। अशोक भारती का साफ साफ कहना है कि वो इसके अगेंस्ट में हैं, वो नहीं चाहते कि मिले रिजर्वेशन दलित क्रिश्चियन और दलित मुसलमानों को। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में।